हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो ही गई है। आज सबसे पहले हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम रहेगा हैलो एल्केन। तो आज से बिल्कुल एक नई केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा और अब एकदम शुरुआत से, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंत तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये है लोगों की मांग ज़्यादा रही कि सर पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, उसके बाद फिजिकल पढ़ा दीजिएगा। तो लोगों के मांग पर हमने अब शुरुआत कर दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो IIT JEE नीट सभी के लिए, बोर्ड के लिए, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो चैप्टर है हैलो एल्केन। तो चलिए आज हम हैलो एल्केन के बारे में देखते हैं। क्या है हैलो एल्केन, इसके क्या क्लासिफिकेशन है, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब देखते हैं कहाँ तक हो पाता है आज के इस क्लास में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और साथ साथ इसको शेयर भी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है हैलो एल्केन। चलिए लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज शुरू से आप पढ़िए और लगातार जुड़े रहिए इससे। आपको पूरा क्लास A to Z इसी चैनल पर आपको मिलेगा। ये चैप्टर रहेगा आपका हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, सबसे पहले हमें एक एक करके समझना है कि हैलो क्या है और एल्केन क्या है, फिर दोनों को हम इकट्ठा करके बताएंगे कि हैलो एल्केन हुआ क्या। जैसे हैलो कम जो एलिमेंट होते हैं इनको X से डिनोट करते हैं और ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटेस्टीन। ये सारे तत्व जो हैं ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं और ये अपने दीर्घाकार आवर्त सारणी में सेवंथ A में रखे गए हैं और इनका जो खड़ा कॉलम है वो है 17वां खड़ा कॉलम। और ये नेगेटिविटी की दृष्टि से आवर्त सारणी में उच्च नेगेटिविटी वाले एलिमेंट होते हैं, जिसमें से फ्लोरीन को बताया गया है पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट यही होता है। तो चलिए हैलो आपने जान लिया कि जैसे जब भी आप हैलो देखेंगे तो यही सारे तत्व हो सकते हैं। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो आप उसको सामान्य रूप से हैलो बोलेंगे, ऑर्गेनिक की भाषा में हैलो। अब बात है एल्केन की। एल्केन का किसे कहते हैं? एल्केन का मतलब जिनका फार्मूला CnH2n+2 होता है उसी को एल्केन कहते हैं। जहाँ n जो है कार्बन की संख्या है, जैसे C2 ले लिया जाए तो C2 2 दूनी 4 2 6, ये हो गया C2H6, ये हो गया एल्केन। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है, इसी एल्केन में आपको हाइड्रोजन समूह लगाना है। जब इस हाइड्रोजन में, जिस हाइड्रोजन को इस एल्केन में जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब होगा। यानी कि जितना हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे उतना, ये जितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे उतना ही हाइड्रोजन यहाँ से गायब होगा। चलिए देखते हैं इसमें से। जैसे एक नए रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो इसको RH लिख सकते हैं। R को बोलते हैं एल्काइल। एल्काइल, एल्काइल में जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन, जब ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ये मिल करके बना लेता है एल्केन। अब इस एल्केन में आपको जोड़ना है कोई हाइड्रोजन, तो निश्चित है यहाँ से कोई हाइड्रोजन हटेगा तब उसके स्थान पर कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस प्रकार के जब कंपाउंड प्राप्त होते हैं तो उसी का नाम होता है हैलो एल्केन। जैसे समझेंगे हम यहाँ पर एक समीकरण के साथ समझेंगे। जैसे दिया जाए RH, RH को हम एल्केन कहते हैं और इसी RH में से एक H को हटा करके उसके स्थान पर कोई X समूह जोड़ दिया जाए तो बन जाता है ये RH। इसी का नाम होता है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन इसी को कहते हैं। यानी कह सकते हैं हैलो एल्केन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। ऐसे लिखेंगे, हैलो एल्केन आर halogen
डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। सामान्य तौर से हैलो एल्केन एल्केनों के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, हाइड्रोजन के निकल जाने से और उसी के स्थान पर हाइड्रोजन के जुड़ने से ये हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अब जैसे हैलो एल्केन में एग्जाम्पल दे सकते हैं, CH3Cl हो गया, C2H5Cl हो गया, या यहाँ पर CH2Cl और ये CH2Cl हो गया। ये 2 बार हाइड्रोजन समूह जुड़ गया, यहाँ पर 1 बार जुड़ गया, हो सकता है 3 बार भी जुड़े। तब जब ऐसे स्थिति बनेगी तब हमें करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। चलिए देखते हैं क्या होता क्लासिफिकेशन। इसे आप समझ गए होंगे कि हैलो एल्केन आर एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। एल्केनों के डेरिवेटिव्स होते हैं लेकिन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन समूह जोड़ देंगे हाइड्रोजन को हटा करके, तभी जा करके हमें हैलो एल्केन मिलता है, या इसको एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के तरीके कितने हैं देखते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। देखिए हैलो एल्केन का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं। यह 2 तरीके से इसको हम क्लासिफाइड कर पाएंगे। जैसे पहला तरीका मान लिया जाए, पहला तरीका है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पहला हम क्लासिफिकेशन इसका हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कर सकते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन CX बॉन्ड नेचर। यहाँ पर दूसरा क्लासिफिकेशन हम करेंगे CX बॉन्ड नेचर, किसी सिंगल बॉन्ड X में बंध की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से है। मतलब X जब कार्बन से जुड़ता है तो कार्बन पर किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, या हम इसको कह सकते हैं संकरण बेस्ड, यानी हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड भी इसे कहा जा सकता है कि कार्बन पर किस प्रकार का संकरण पाया गया है और वहाँ से हाइड्रोजन कैसे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकृति के आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन होगा। लेकिन तब ऐसी दशाओं में सबसे पहले हम एक का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करें, देखते हैं कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद हम बी वाला भी चलेंगे, CX बॉन्ड नेचर या हाइब्रिडाइजेशन बेस पर चलेंगे। तो पहले हम इसे देख लेते हैं, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर इसे कितने क्लास में बांटा गया है। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर इसे एक कह सकते हैं मोनो हैलो एल्केन, पहला हो गया ये मोनो हैलो एल्केन, और दूसरा होगा डाई हैलो एल्केन, और तीसरा है ट्राई हैलो एल्केन। इसी ट्राई को हम एक नाम और जानते हैं, पॉली हैलो एल्केन भी इसे कहा जाता है। यानी ये जो बट गया हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, या इसी को बोलते हैं पॉली हैलो एल्केन। अब एक एक का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मोनो कब बोलते हैं, कब डाई बोलते हैं, कब ट्राई बोलते हैं और कब पॉली। जैसे यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, मोनो हैलो एल्केन का मतलब हो गया कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या केवल 1 पाई जाती हो, केवल और केवल यहाँ पर कितनी पाई जाती हो, 1। जैसे ये दिया जाए CH3Cl, यहाँ पर देख रहे हैं 1 ही पाया गया।
या C2H5Cl, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या केवल एक मिलती है, तब इसे हम मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। इसी प्रकार से जब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाए, बढ़कर कितना हो जाए, 2 हो जाए, जैसे CH2Cl, ये दूसरा है CH2Cl, यहाँ पर देख रहे हैं 2 Cl पाए गए हैं, यानी 2 हाइड्रोजन पाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम डाई हैलो एल्केन हो जाता है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे CH2Cl, CH2, यहाँ पर CH2Cl, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 दिखाई दे रही है, तो 2 होने की दशा में यह डाई हैलो एल्केन हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी, 1 होगा तो मोनो, 2 होगा तो डाई। अब देखते हैं इसी प्रकार से जब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 अथवा 3 से अधिक हो जाए, जैसे कुछ इस प्रकार से CH2Cl, CHCl और ये CH2Cl दे दिया गया। यहाँ पर जब 3 हाइड्रोजन समूह पाए जाएं, या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे CH2Cl, CHCl, CHCl और सिंगल बॉन्ड CH2 फिर Cl, यहाँ 3 और एक संख्या और बढ़ गई, हो गई कुल मिलाकर के 4। तो 4 होने पर इसे ट्राई नहीं, तब इसे हम पॉली बोल देंगे। यदि 3 हाइड्रोजन तक होता है तो उसको ट्राई बोलेंगे, और यदि उससे एबव होता है तब उसे हम पॉली हैलो एल्केन कहेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर व्यवस्थित किया गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर क्लासिफाइड किया गया है। मोनो, डाई, ट्राई, ट्राई को हमने बताया इसे पॉली भी कह सकते हैं जब हाइड्रोजन की संख्या 3 से अधिक हो जाती है। लेकिन और क्लासिफिकेशन करने के बाद जो क्लास मिला है मोनो, डाई और ट्राई का, इसको फिर से एक बार सब क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि मोनो को भी तोड़ा गया है, बांटा गया है, डाई को भी बांटा गया, ट्राई को नहीं बांटा गया है। मोनो को और डाई को, इन दोनों हैलो एल्केनों को बांटा गया है। हम इसे और डिटेल करते हैं। इसको डिटेल करने से ये हो जाएगा कि जैसे कभी कभी होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, संख्या तो एक ही रहेगा, लेकिन कोई 1 डिग्री, कोई 2 डिग्री, 3 डिग्री इस रूप में पाया जा सकता है। यहाँ पर जो डाई देख रहे हैं, हो सकता है कार्बन की संख्या यहाँ बढ़ जाए और दोनों हाइड्रोजन एक पर ही हो जाएं, या दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएं, या दोनों हाइड्रोजन का मतलब अंत पर, टर्मिनल पॉइंट पर हो जाएं। तब ऐसी दशा में उन्हें किस नाम से जानेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अभी मेन तो ये था क्लासिफिकेशन मोनो, डाई, ट्राई। उसके बाद मोनो हैलो एल्केन को भी क्लासिफाइड किया गया है। चलिए हम यहाँ समझते हैं। मोनो हैलो एल्केन को बताएंगे, उसके बाद डाई हैलो एल्केन को, तब ट्राई हैलो एल्केन को। वैसे ट्राई हैलो एल्केन को कहीं क्लासिफाइड नहीं किया गया है, ये जैसे हैं वैसे ही मान लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट में जरूर हम इसको बताएंगे कि ट्राई हैलो एल्केन किससे कहते हैं, नाम के साथ। चलिए पहले हम मोनो हैलो एल्केन को भी क्लासिफाइड करें, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए, हम हर स्टेप आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम मोनो हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं। मोनो हैलो एल्केन का मतलब हो गया कि ऐसे हैलो एल्केन जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन की संख्या 1 पाई जाए, यानी कि पूरे सूत्र में हाइड्रोजन की संख्या कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। यहाँ लिख भी सकते हैं, in this type compound has only one हाइड्रोजन, यानी इस प्रकार के कंपाउंडों में केवल एक ही हाइड्रोजन पाया जाएगा, एक ही हाइड्रोजन पाया जाएगा। अब एक हाइड्रोजन जरूर मिलेगा, लेकिन इसको भी क्लासिफाइड किया गया है। वो क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी में, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी है, सेकेंडरी के बाद यहाँ पर टर्सरी है 3 डिग्री, टर्सरी। प्राइमरी को हम डिनोट करते हैं 1 डिग्री,
सेकेंडरी को डिनोट करते हैं 2 डिग्री और टर्सरी को डिनोट करते हैं 3 डिग्री से। तो अब पहले समझेंगे कि प्राइमरी कब होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कोई भी डिग्री हो, हर डिग्री में हाइड्रोजन की संख्या केवल 1 पाई जाएगी। हमने बताया क्या कि मोनो हैलो एल्केन का आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, उसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक ही हाइड्रोजन होगा। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी कब कहा जाएगा। प्राइमरी का मतलब हो गया कि जिसमें केवल एक ही एल्किल पाया जाता हो। कार्बन की वैलेंसी हम जानते हैं 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती। वैलेंसी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं पर भी कार्बन की वैलेंसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कार्बन की जो 4 होती है वैलेंसी, उसको हमें रखना ही रखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइमरी में कब ये प्राइमरी हैलो एल्केन कब होगा, जब ये हाइड्रोजन की संख्या 1 ही हो, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एल्किल यानी उस कार्बन से जुड़ा हुआ एल्किल भी केवल 1 हो। जैसे यहाँ पर देख हमने एक एल्किल लगा दिया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर H कर दिया, यहाँ पर H कर दिया। देखिए यहाँ पर बैलेंसिया इसकी बैलेंस है, एक एल्किल समूह पाया गया। जब भी एक एल्किल समूह पाया जाएगा तो तुरंत जान जाइए कि वह प्राइमरी हैलो एल्केन है। और प्राइमरी में मोनो, क्योंकि कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या केवल 1 है। जैसे एक एग्जाम्पल हम इसका लें, ये है CH3Cl या C2H5Cl या C3H7Cl। यहाँ पर हर जगह देखिए Cl की संख्या 1 है। अब ये कार्बन की संख्या जो है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से केवल एक ही एल्किल जुड़ा हुआ है। जब एक एल्किल जुड़ा होता है तब वह कंपाउंड कहलाता है प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन कहलाता है। गाइस आप समझ गए होंगे प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन किसे कहते हैं, कि ऐसे हैलो एल्केन या ऐसे मोनो हैलो एल्केन जिसमें एल्किल की संख्या केवल 1 पाई जाती हो। बात समझ आ गई होगी। चलिए अब उसी प्रकार से हम सेकेंडरी क्या कहते हैं, सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन की बात करें। सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन का मतलब हो गया फिर वही बात कि इसकी जो बैलेंसी 4 होती है, इसको ऐसे दिखा देते हैं। बैलेंसी 4 होती है, दिखा दिया हमने। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या भी हमको 1 ही रखना है। हमने शुरू में बता दिया 1 हाइड्रोजन, ओनली 1, एक हाइड्रोजन हमने दिखा दिया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और इसकी 2 बैलेंसियों पर 2 एल्किल, एल्किल मतलब कार्बन पाया जाता हो। यहाँ पर देख रहे हैं ये एक एल्किल ये हो गया, एक एल्किल ये हो गया। कार्बन की बैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट है। तो 2 एल्किल पाया गया लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 1, इसीलिए इसको हम 2 डिग्री या इसी को द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन कहा जाता है, कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि ऐसे मोनो हैलो एल्केन जिसमें कार्बन की संख्या 2 पाई जाए, कार्बन मतलब एल्किल, और वह कार्बन काउंट होगा उस कार्बन से जहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। देख रहे हैं इस हाइड्रोजन से, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से ये दोनों एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाता है 2 डिग्री। चलिए इसी प्रकार से हम चलते हैं 3 डिग्री, जिसको हम तृतीयक बोलते हैं। तृतीयक में कुछ नहीं करना है, बस ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं R की संख्या यानी कार्बन की संख्या या एल्किल समूह की संख्या कुल मिलाकर के 3 हो जाती है। और जब 3 एल्किल समूह किसी ऐसे कार्बन से जुड़े हों जहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़ा हो, कार्बन की बैलेंसी पूरा करने में हाइड्रोजन का संपूर्ण योगदान हो, एक ही हाइड्रोजन हो लेकिन, तो ऐसे को हम 2 डिग्री, तो पहले का था ये, इसी का नाम हो जाएगा 3 डिग्री मोनो हैलो एल्केन। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि मोनो हैलो एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन, सेकेंडरी मोनो हैलो एल्केन और 3 डिग्री यानी कि टर्सरी मोनो हैलो एल्केन। अब मोनो हैलो एल्केन के बाद जो दूसरा था वो था डाई हैलो एल्केन। चलते हैं देखते हैं हम डाई हैलो एल्केन क्या होता है। डाई हैलो एल्केन का मतलब हो गया कि जिसमें 2 हाइड्रोजन समूह जुड़े हों। यहाँ लिखते हैं डाई हैलो एल्केन, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ओनली 2 हाइड्रोजन इन कंपाउंड।
यानी उस यौगिक में यानी कि एल्किल हैलाइडों में केवल 2 हाइड्रोजन पाए जाते हों। 2 हाइड्रोजन जब पाए जाएंगे तब हम उसी को बोलेंगे डाई हैलो एल्किन। जैसे ये देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं CH2 CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन समूह पाए गए और 2 हाइड्रोजन समूह पाए जाने के कारण ही हम इसको बोलते हैं डाई हैलो एल्केन। अब चलिए देखते हैं, डाई हैलो एल्केन को भी बांट दिया गया है। डाई हैलो एल्केन को बांटा गया है जेम, एक नाम है इसका जेम डाई हैलो एल्केन, इसको पहला मान लेते हैं। और ये दूसरा जो है, दूसरा होगा बिनिसल, इसका नाम है बिसिनल कहते हैं, बिनिसल नहीं बिसिनल, बिसिनल डाई हैलो एल्केन। और ये तीसरा होता है, इसको भी 3 भागों में बांटा, अल्फा और ओमेगा, अल्फा ओमेगा डाई हैलो एल्केन। अब पहले हम जेम को जानेंगे, फिर बिसिनल को जानेंगे, फिर अल्फा और ओमेगा को जानेंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हैलो एल्केन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 हाइड्रोजन हैं। अब ये 2 हाइड्रोजन हैं, इसीलिए इसको हम डाई हाइड्रोजन कंपाउंड भी बोलेंगे, डाई हैलो एल्केन भी कहेंगे। एक एक को समझेंगे। एक इसका भाग बनता है जेम, जेम डाई हैलो एल्केन। कब होता जेम? जैसे आप खुद ही सोचिए कि 2 हाइड्रोजन समूह हो सकता है एक ही कार्बन पर हो सकता है 2 अलग अलग कार्बनों पर हो सकता है 2 अलग अलग कार्बन बिल्कुल निकट वाले कार्बन हो, या यह भी हो सकता है कि 2 कार्बन किनारे किनारे हों, यानी कि टर्मिनल पॉइंट पर, टर्मिनल कार्बन पर उपस्थित हों। तब ऐसी दशाओं में उसका नाम अलग अलग आएगा। जैसे हम बात करें कि पहले नंबर की बात करें, यानी कि जेम की बात करते हैं। देखिएगा जेम क्या होता है, जेम या जैम कहते हैं उसको, वो जैम जेली में समझिएगा, ये कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये जैम। देखिए जैम में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे CH3 CH, यहाँ पर इसकी बैलेंसी अभी तो 1 2 ही बनी है ना, ये एक हो गया X यहाँ पर और एक हो गया X यहाँ पर। आप देखिए ध्यान से, इसे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये डाई हैलो एल्केन है क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन है क्या, ये दोनों हाइड्रोजन जब एक ही कार्बन पर उपस्थित हों तभी ये जेम कहलाएगा। ऐसे लिखेंगे कि बोथ हाइड्रोजन are found on the same carbon, on the same carbon। ध्यान दीजिएगा, सेम कार्बन मतलब उसी कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन समूह पाए जाते हों। देख रहे हैं, इसी कार्बन पर जब दोनों हाइड्रोजन समूह पाया जाएगा तब हम इसको जेम का नाम देंगे। और साथ साथ ये डाई भी हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ। जैसे और इसका एक समान एग्जाम्पल लें, जैसे CH3 हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया। अब नाम क्या होगा, क्योंकि ये प्रोपेन है तो 2,2 डाईक्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाईक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाईक्लोरोप्रोपेन। देखिएगा ये इसका IUPAC नाम है। IUPAC नाम हमने बहुत पहले एक वीडियो डाला है, आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पाएंगे कि हमने IUPAC बहुत अच्छे से बताया, एक एक नियम के आधार पर सारे IUPAC में जितने भी नियम रहे सबको बता करके एग्जाम्पल के साथ हमने उस क्लास में दिया है। आप पिछले वाले वीडियो पर जाएंगे, वहाँ पर ज़रूर कोई अगर दिक्कत होती है यहाँ पर समझने में, तुरंत आप पिछले वीडियो पर जाइए, वहाँ पर आपको उसका IUPAC नाम मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यह है दूसरा बिसिनल। क्या होता है बिसिनल डाई हैलो एल्केन? देखिए बिसिनल का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन की संख्या तो 2 ही पाई जाए तभी तो डाई हैलो एल्केन होगा, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन ये 2 अलग अलग कार्बनों पर पाए जाएं। लेकिन एक बात और ध्यान यह रहे कि दोनों कार्बन पड़ोसी हों, मतलब एक दूसरे के पास हों, मतलब कुछ ऐसे ना हो, जैसे कहने का मतलब
कुछ इस प्रकार से ना हो। ये जैसे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 कुछ भी कर लिया जाए, यदि हाइड्रोजन समूह यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तभी ये विशनल कहलाएगा। और यदि आपने गलती से यहाँ कर दिया तब ये विशनल नहीं रह जाएगा। विशनल होने के लिए पड़ोसी कार्बनों पर हाइड्रोजन का होना अनिवार्य होता है, और अनिवार्य तो है ही, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 2 ही होनी चाहिए। जब हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी तभी ये विशनल डाई हाइड्रो एल्केन कहलाएगा। जैसे ये बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे बाकी सभी की बैलेंसी आप बराबर कर लीजिए, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यानी एक सामान्य सा एग्जाम्पल लें, CH2, Cl, CH, Cl, CH2 और ये CH3। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन कुल मिल गए हैं आपको। ये ब्यूटेन होगा, लेकिन 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, यानी कि पड़ोसी कार्बन पर ही हाइड्रोजन अगर होगा तब हम इसे विशनल डाई हाइड्रो एल्केन के नाम से जानेंगे। तो गाइज ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अल्फा ओमेगा पर। एक इसका लास्ट है जो डाई हाइड्रो एल्केन का क्लासिफिकेशन है, वो लास्ट है जिसको हमने नाम दिया है अल्फा ओमेगा। चलिए देखते हैं अल्फा ओमेगा कब कहा जाएगा। अल्फा ओमेगा डाई हाइड्रो एल्केन। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा कि हम ऐसे एल्केन को लेंगे जिसमें कार्बन की संख्या 3 अथवा 3 से अधिक होगी। मतलब आपको कार्बन जो लेना है वो 3 अथवा 3 से अधिक ही लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 बिल्कुल चलेगा, ये 4 कार्बन चलेगा, 10 कार्बन 3 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर हमने 4 ले लिया। अब हाइड्रोजन समूह जुड़े, लेकिन दोनों हाइड्रोजन टर्मिनल पर होने चाहिए। टर्मिनल का मतलब शुरुआत में और अंत में, इन दोनों टर्मिनल मतलब शुरुआती वाले बिंदु पर और अंतिम वाले बिंदु पर दोनों कार्बनों पर हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखिए ये डाई भी हो गया, डाई होने के साथ साथ इसको अल्फा ओमेगा भी कहते हैं। जैसे ऐसा होता है, यदि आप इसको अल्फा मानते, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, अब ये ओमेगा हो गया। यदि आप इसे अल्फा बीटा गामा, तो ये जाकर के ओमेगा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात हम और आपको बताते चलें कि इस आधार पर तो आपने ओमेगा निकाल दिया, यदि कार्बन की संख्या बढ़ जाए, बढ़ने का मतलब और भी तो कार्बन हो सकते हैं, तो टर्मिनल पॉइंट ये भी है, टर्मिनल पॉइंट ये भी है। यहाँ पर पाए जाने वाले कार्बन के साथ ही यदि हाइड्रोजन समूह जुड़ जाएं तो आप ऐसा नहीं कहेंगे अल्फा बीटा गामा ओमेगा तो यहीं मिल गया। अब क्या करेंगे, उसको भी आप एक जनरल नॉमेनक्लेचर में उसे ओमेगा कह सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको मोनो भी मिल गया, डाई भी मिल गया। अब आपको एक लास्ट देखना है इसका, ट्राई। चलिए देखते हैं ट्राई क्या है। ट्राई हाइड्रो एल्केन। ट्राई हाइड्रो एल्केन क्या है, एकदम सामान्य है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 पाई जाए। अब वो चाहे तीनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पर पाए जाएं, चाहे वो भिन्न भिन्न कार्बन पर पाए जाएं, कैसे भी पाए जाएं उससे कोई मतलब नहीं है। इसका अन्य क्लासिफिकेशन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में आप जानते हैं CHCl3 जिसका नाम है क्लोरोफार्म, तो जो क्लोरोफार्म होता है वो इसी कैटेगरी में आता है ट्राई हाइड्रो में। अगर पॉली की बात करें CCl4, इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉली हो जाता है। हमने कहा था ट्राई और पॉली में केवल इतना ही डिफरेंस है कि ट्राई में 3 और पॉली में 3 से अधिक। चलिए इस प्रकार से हाइड्रो एल्केन का क्लासिफिकेशन का एक भाग पूरा हुआ। एक भाग का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन। अब दूसरा जो पार्ट इसका है वो है CX बॉन्ड नेचर। CX बॉन्ड नेचर कहें या हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम बात करेंगे इसको कितने भागों में बांटा गया है। चलिए दूसरा वाला पार्ट भी हम आज ही इसे समझ लेते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में
यानी नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा आपको वो मिलेगा इनके और भी गुणों को लेकर के, इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, या कुछ और इनकी जो कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सारी बातें आपको मिलेंगी। ये तो अभी केवल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद भी कुछ इसकी जानकारियाँ अभी मतलब और भी हमें देनी है। जैसे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसका आइसोमेरिज्म, ये सारी बातें होंगी। तब उसके बाद कहीं जा कर के प्रिपरेशन की बात करेंगे, उसके बाद फिजिकल की बात करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, यूज की बात करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन आज क्लासिफिकेशन हो जाने से ये क्लियर होता है हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें किस स्तर से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से इसमें रूट तय होते हैं, मतलब रास्ते कौन कौन से बनते हैं पढ़ाई के। बिल्कुल ये सब सारी चीज़ें आसान तब होती हैं जब हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, हमको तब बहुत आसानी से समझ में आने लगता है। अब जैसे इसका पार्ट बी है, बी पार्ट जो है भी क्लासिफिकेशन ही है, CX बॉन्ड नेचर के आधार पर। यहाँ बी पार्ट यहाँ लिख देते हैं क्लासिफिकेशन का, CX बॉन्ड नेचर पर, CX बॉन्ड नेचर क्लासिफिकेशन। चलिए, CX बॉन्ड नेचर पर क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि जो ये कार्बन दिया जा रहा है, ये कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा हुआ है, इस पर किस किस प्रकार के संकर, जैसे हो सकता है इस पर sp3 पाया जाता हो, और हो सकता है इसी कार्बन पर sp2 पाया जाता हो, और ये भी हो सकता है इसी कार्बन पर sp संकर भी पाया जाता हो। तो हो गया, ऐसे में ही वो 3 प्रकार का हो जाता है कि sp3 CX टाइप, sp2 CX टाइप, sp हमने C लिख दिया, sp CX टाइप। यानी इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो 3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर किया जाएगा। पहला sp3। अब sp3 को हम कैसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, sp3 संकेत वाले को जहाँ देखते हैं। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं हम, sp3 वाले कितने प्रकार के बन पाते हैं कंपाउंड, इसे ध्यान दें। उसके बाद sp2, तब sp संकरण आधारित चलेगा। चलिए पहले हम एग्जाम्पल देते हैं। sp3 CX टाइप कंपाउंड, यानी sp3 संकेत जो कंपाउंड होंगे वो कौन कौन से होंगे। जैसे हम कह सकते हैं इसमें एक होता है एल्किल हैलाइड, एल्किल, एक होता है एल्किल हैलाइड, और दूसरा होता है विनाइलिक। दूसरा इसका है एलाइलिक, एलाइलिक लिख देते हैं, एलाइलिक हैलाइड। और तीसरा इसका है C वाला है बेंजेलिक, बेंजेलिक हैलाइड। इसका तीसरा हिस्सा है बेंजेलिक हैलाइड। चलिए देखते हैं एलाइलिक हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड कब होता है। इसमें ध्यान देना है कि संकरण sp3 ही पाया जाना है। जैसे एग्जाम्पल लें हम इसका एल्किल हैलाइड का, जैसे C सिंगल बॉन्ड X कर लें, यहाँ पर तीनों जगह पर हम R लगा देते हैं। R लगाएं या कुछ भी लगाएं, लेकिन इस कार्बन पर हमें संकरण मिलना चाहिए sp3। ध्यान दीजिए कैसे संकरण sp3 हुआ, 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा और 4 अल्फा। यानी जब सिग्मा बांडों की संख्या 4 पाई जाए तो संकरण हो जाता है sp3। तो यह कार्बन
जो देख रहे हैं जिससे X लगा हुआ है, इस कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है, इसीलिए हम इसको एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं और यह sp3CX टाइप कंपाउंड भी बन जाता है। एग्जाम्पल और एक सामान्य सा एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल जैसे CH3 CH2 CH2Cl, ऐसा भी कर सकते हैं। अब जो 2H लगा हुआ ये H यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ सिग्मा, 4 सिग्मा बांड हो जाते हैं। 4 सिग्मा बांड पाए जाने के कारण इस पर जो संकरण पाया गया वो sp3 संकरण पाया गया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एक कंप्लीट हो गया। दूसरा है एलाइलिक हैलाइड। चलते हैं एलाइलिक हैलाइड पर भी देखते हैं क्या है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में भी sp3 संकरित कार्बन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की हम अगर बात करें एलाइलिक हैलाइड की, तो एलाइलिक हैलाइड में जैसे द्विबंधित कोई कार्बन दिया जाए, कार्बन कार्बन द्विबंध यहाँ पर दिया जाए CH2 और यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, ये पूरक होगा नहीं, ऐसे करें, इस प्रकार से करें और यहाँ पर हम दे दें CH2Cl। अब यहाँ पर देखिए, या इस कार्बन पर भी ऐसे दोनों हाइड्रोजन इधर कर लेते हैं, H यहाँ पर, H यहाँ पर भी पाया गया sp3 संकरण। पहले वाले एग्जाम्पल की तुलना करा दें, क्योंकि पहले वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा तुलना कराना जरूर पड़ेगा। जैसे यहाँ पर Cl हमने दिया, यहाँ H, यहाँ पर H, तो 4 सिग्मा बांड आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी पाया गया क्या sp3, यहाँ पर भी पाया गया sp3, क्योंकि 1 2 3 4 सिग्मा यहाँ पर, 4 सिग्मा यहाँ पर, दोनों में देखा जा रहा है कि sp3 संकरण पाया गया। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो sp3 पाया गया, इसके पिछले वाले कार्बन पर भी sp3 संकरण ही पाया गया है। यहीं पर बात क्लियर करनी है कि इस कार्बन पर sp3 संकरण पाया गया, इसके पहले वाले कार्बन पर भी sp3 संकरण पाया गया, लेकिन यहाँ अगर देखें इसके पिछले वाले कार्बन पर एक है ही है, 1 2 और ये 3, यहाँ पर पाया जाता है sp2 संकरण। तो ध्यान दीजिएगा, यदि sp3 संकरण से पहले sp2 संकरण पाया जाता है और उस sp3 संकरण वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है, तब हम उसका नाम देंगे एलाइलिक हैलाइड। बात क्लियर हो गई होगी। या ऐसे कह सकते हैं, जब sp3 संकरित कार्बन अपने पिछले वाले कार्बन पर sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता हो, या ऐसे कह सकते हैं जिस कार्बन से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो उस कार्बन का पिछला कार्बन द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो या द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है, तब हम उसको नाम देंगे एलाइलिक हैलाइड। अब अगला है बेंजलिक हैलाइड। अब बेंजलिक में क्या करना है, बेंजलिक में ये है कि शब्द यहाँ पर बेंजीन आया हुआ है, तो पहले आप बेंजीन बना लेते हैं। सबसे पहले बेंजलिक को समझने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर बेंजलिक हैलाइड। बेंजलिक हैलाइड में सबसे पहले आप बेंजीन बना लेते हैं। ये बेंजीन बन गया। बेंजीन के बाद यहाँ पर हमें हाइड्रोजन ऐसे, एक आत्मर के बाद द्विबंध लगेगा, यहाँ से कोई C जुड़ जाए और C के बाद यहाँ पर CH2 हो जाए और यहाँ पर हम कर लेते हैं Cl। अब जरा ध्यान दीजिए, यह जो कार्बन है, ये वाला कार्बन sp3 संकरित है, यानी कि बेंजीन के नाभिक से डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन समूह ना जुड़ करके बल्कि प्रतिस्थापित कार्बन से जुड़ा हो, प्रतिस्थापित समूह के रूप में जुड़ा हो, तब वहाँ पर यह कंपाउंड बेंजलिक हैलाइड कहा जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये नाभिक से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ये क्लोरीन नहीं है। ये जब यहाँ से जुड़ेगा, जैसे ये यहाँ जुड़ जाए, तब ये नाभिक से माना जाएगा, लेकिन अभी ये नाभिक से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए इसका नाम जो है
वो बेंजिलिक हैलाइड हो जाता है। अब चलते हैं इस बी वाले पार्ट में, जो बॉन्ड नेचर की बात हुई, हमने केवल अभी sp3 देखा। अब हम देखेंगे sp2। sp2 के आधार पर इसे कैसे बंटवारा करते हैं। जैसे sp2 और ये sp2 C सिंगल बॉन्ड X टाइप, इसी का एक भाग ये भी है sp2 C सिंगल बॉन्ड X टाइप, यानी कि ऐसे हम ऐसे हैलाइड की बात करेंगे जहाँ पर कार्बन sp2 संकरित हो और उसी से कोई हैलोजन जुड़ा हो। जैसे एक हम कह दें एरिल हैलाइड, एक एग्जाम्पल ले लें जिसका नाम है एरिल हैलाइड या बेंजिक एल्डिहाइड कहते हैं उसको, दोनों चलेगा। जैसे लिखे हम, पहला है वाइनलिक हैलाइड, वाइनलिक हैलाइड नाम देते हैं इसका। और बी वाला इसका है एरिल हैलाइड, जो अभी हमने बताया, जिसको बेंजीन भी बोलते हैं। एरिल हैलाइड हो गया। इसको दो वर्गों में हम बांट लेते हैं। जैसे एक है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड को हम कैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया जाए C डबल बॉन्ड C और इसी से कोई समूह जुड़ जाता हो X, यहाँ पर तब ये विनाइलिक हैलाइड कहा जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए, ये तो बैलेंसी इसकी पूरी होगी, अलग बात है। यहाँ पर बैलेंसी इसकी नहीं पूरी हो सकता, यहाँ पर H हो तभी इसकी बैलेंसी पूरी हो। लेकिन यहाँ पर देखिए H को हम ऐसे कर दें समझने के लिए, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, कुल मिलाकर के 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और 3 सिग्मा बॉन्ड होने से इस पर जो संकरण पाया जाएगा वो sp2 संकरण हो जाएगा। तो हमने लिखा भी है क्या, sp2 संकरित कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, sp2CX टाइप। यहाँ पर sp2 आ ही गया है और यहीं से जुड़ा हुआ कोई हाइलोजन है, यानी ये कह सकते हैं जब हाइलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो। हाइलोजन कहाँ, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है, तो यह sp2 संकरित CH टाइप कंपाउंड कहा जाएगा। रही बात एरिल हैलाइड की, एरिल हैलाइड में बिल्कुल आसान सा है, ये देखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर जब नाभिक से जुड़ जाए, अब देखिए नाभिक से जब नाभिक से कोई हैलोजन समूह जुड़ता है तो इस पर पाया जाता है sp2 संकरण। देख रहे 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पाए जाने के कारण इसे हम बोलते हैं sp2 संकरित। यहाँ बिल्कुल नाभिक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम जो होता है वो एरिल हैलाइड होता है। इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, और एक पार्ट है sp सिंगल बॉन्ड X। यानी अब ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे जहाँ पर हाइलोजन समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जहाँ पर sp संकरण पाया जाता है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं कि जो sp फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी sp संकरित अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ देखें हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल, यहाँ H कर देते हैं तभी जाकर कंप्लीट होगा, या ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C कर लेते हैं और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Cl। क्योंकि जब तक ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगेगा तब तक कार्बन पर sp संकरण आने के चांसेस बनेंगे नहीं। तो ऐसे कह सकते हैं जब यह कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हो, यहाँ पर देखेंगे जब तक यह ट्रिपल बॉन्डेड नहीं होगा तब तक यहाँ पर 1 सिग्मा ये नहीं पाया जाएगा। 1 सिग्मा यहाँ पर, 1 सिग्मा यहाँ पर, कुल सिग्मा की संख्या हो गई 2 और संकरण पाया गया यहाँ पर sp। तो कह सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड कि जिसमें कार्बन से जुड़ा हुआ हाइलोजन sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता हो,
sp संकेत अवस्था, 3 नहीं sp, यहाँ पर देख रहे हैं ये sp है। और ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है। पहले से वो किससे जुड़ा होता है? ट्रिपल बॉन्डेड से। तो इस प्रकार से ये sp-CH टाइप कंपाउंड बन जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से हमने देखा कि हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन देख लिया, क्लासिफिकेशन के बाद सब क्लासिफिकेशन देख लिया। अब आगे के क्लास में हम इसके आइसोमेरिज्म के बारे में, इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे और फिर इसके बाद चलेंगे इसके बनाने की विधियों में, फिर उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपको बतानी है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग अब बस इजाज़त दीजिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। सो जय हिंद, थैंक यू सो मच।